जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यह प्रश्न एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। और जो भी इस चैनल पर नया हो वह चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसे आने वाली वीडियोस प्राप्त हो सके। हमारा प्रश्न है, किसने कुटज पुष्प का अर्घ देकर मेघ की अभ्यर्थना की थी? कालिदास ने कुटज पुष्प का अर्घ देकर मेघ की अभ्यर्थना की थी। अगला प्रश्न हमारा है कि कुटज का लहराया पौधा नाम और रूप दोनों में किसकी घोषणा करता है? कुटज का लहराया पौधा नाम और रूप में अपराजेय जीवनीय शक्ति की घोषणा करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि कुटज के वृक्ष किस नदी के तट पर उगते हैं? कुटज के वृक्ष अलकनंदा नदी पर के तट पर उगते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कुटज का परिचय दीजिए। कुटज का आकार छोटा या ठिगना होता है, पत्ते लंबे तथा चौड़े होते हैं, यह फूलों से लदा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वी का मानदंड किसे कहा है? पृथ्वी का मानदंड, हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में फूलों और वृक्षों के अधिकांश नाम किस भाषा परिवार के हैं? संस्कृत भाषा में फूलों और वृक्षों के अधिकांश नाम आग्नेय भाषा परिवार के हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को ललित निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कुबेरनाथ राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुबेरनाथ राय का जन्म गाजीपुर जनपद में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, कुबेरनाथ राय की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी आज सभी केदारनाथ राय के चर्चित निबंध संग्रह हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषता लिखिए। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषता यह है कि उनमें लोक संस्कृति के प्रति सहज निष्ठा है और जन जीवन से उनकी निकटता जन संस्कृति के विकास की दिशा में संघर्ष ही उन्हें प्रेरणा देती है और वे निबंधों के माध्यम से एक वैचारिक लड़ाई लड़ते दिखाई पड़ते हैं। इसमें यह बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, कुबेरनाथ राय की भाषा के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। कुबेरनाथ की भाषा कैसी थी, भाषा शैली कैसी थी, उसके बारे में हमें विचार करना है कि लेखक राय के पास एक अपनी विशिष्ट पहचान वाली भाषा भी दिखलाई पड़ती है, जिसमें बहुत अधिक प्रभावशाली तो नहीं, किंतु जिसकी गंभीरता को सामान्य पाठक सहज ही लक्षित कर सकता है। लोकसभा के शब्दों और मुहावरों की बहुत अच्छी पकड़ रखते हुए शास्त्रीय भाषा का सौंदर्य उनके निबंधों में देखा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, कुबेरनाथ राय की शैली को समझाइए। उनकी शैली क्या थी? कुबेरनाथ राय की निबंध शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप है। एक मिलीजुली, विषयानुकूल, गतिशील एवं विविधतापूर्ण शैली उनके निबंधों में दृष्टिगोचर होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी का आशय स्पष्ट कीजिए। तुम चंदन हम पानी का यह आशय है कि कठोरता और तरलता के संघर्ष द्वारा ही जीवन सुगंधित होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि जीवन में सुगंध प्राप्ति का अधिकार कब प्राप्त होता है? समर्पित भाव से जीवन में निगमन होने पर ही सुगंध प्राप्ति का आधिक्य प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? समर्पित भाव से जीवन में निगमन होने पर ही सुगंध प्राप्ति का आधिक्य होता है। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक के घर में कौन निष्ठापूर्वक पूजा पाठ करते हैं? लेखक के घर में पिताजी और दो पितृत्व बहुत निष्ठापूर्वक पूजा पाठ करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भुजंगों से लिपटा किसका वृक्ष स्वतः ही महान है? भुजंगों से लिपटा चंदन का वृक्ष स्वतः ही महान है। अगला हमारा प्रश्न है कि काठ के टुकड़े की तरह सामान्य रूप से अंतस के कोने में पड़ा हुआ चिदस जब तक हमारे जीवन के साथ संयुक्त नहीं होता तब तक वह कैसा बना रहता है? काठ के टुकड़े की तरह सामान्य रूप से अंतस के कोने में पड़ा हुआ चिदस जब तक हमारे जीवन के साथ संयुक्त नहीं होता तब तक वह निर्गण, निरामोद, निर्व्यक्त बना रहता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भुजंगों से लिपटा हुआ चंदन का वृक्ष अपने आसपास स्थिति किस किस को चंदन बना डालता है? स्थित किस किस को चंदन बना डालता है? भुजंगों से लिपटा हुआ चंदन का वृक्ष अपने आसपास स्थित कंकोल, निम्ब और कुटल को भी चंदन बना डालता है। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक के नए मानवीय मानों पर बल देने के लिए वाले
अभिनव मलयानिलों से क्या संकेत है? मलयानिलों से क्या संकेत दिया गया है इसमें? लेखक के नए मानवीय मानों पर बल देने वाले अभिनय मलयानिलों से संकेत पाया जाता है कि मनुष्य महान है। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक ने किस प्रकार की कुटी छवाकर निंदक को अपने निकट रखने के लिए कहा है? लेखक ने चंदन की कुटी छवाकर निंदक को अपने निकट रखने को कहा है। सुखी जीवन के लिए क्या आवश्यक है? सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि हम जो काम करें वह सुंदर हो और उससे हम आनंद प्राप्त हो। हम जो भी काम करें वह सुंदर हो और उससे हमें आनंद प्राप्त हो। महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका है? महादेवी वर्मा शुक्लोत्तर युग की लेखिका है। अगला प्रश्न हमारा है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष होती है? केवल 2 वर्ष होती है। गिल्लू नामक पाठ महादेवी जी की किस कृति से लिया गया है? मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। महादेवी वर्मा की 2 रेखा चित्र कृतियों को नामोल्लेख कीजिए। स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के 2 रेखा चित्र हैं। गिल्लू कौन था? उसकी विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। गिल्लू एक जीव था, वह बहुत ही जानकार था। वह लेखिका की थाली में बैठकर खाना खाता था। जब गिल्लू को भूख लगती तो वह चिक चिक की आवाज़ करता था। काजू उसे बेहद पसंद था। यदि उसे काजू नहीं मिलता तो पिंजड़े में रखी दूसरी चीजें वह गिरा देता था। अगला प्रश्न हमारा है कि लेखिका ने कौवे को समदारित, अनादरित, अति सम्मानित व अति अवमानित क्यों कहा है? पितृपक्ष में कौवे का महत्व बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? पितृपक्ष में। इसके अतिरिक्त किसी प्रियजन के आने की सूचना अपने कर्कश स्वर में देता है, इसलिए यह समादरित और अति सम्मानित है। हम कौवे के काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, इसलिए अनादरित और अति अवमानित है। गिल्लू जो है वह लेखिका ने किन परिस्थितियों में प्राप्त किया था? गिल्लू को लेखिका ने किन परिस्थितियों में प्राप्त किया था? लेखिका को गमले और दीवार की संधि में छुपे एक छोटे से जीव पर दृष्टि गई। जब महादेवी वर्मा जी को वहां पर उन्होंने प्राप्त किया था। निकट जाकर देखा तो उसमें गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और कौवे उस पर चोंच से प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लेखिका ने उसे आश्रय दिया। अगला प्रश्न है कि गिल्लू के किन व्यवहारों से पता चलता है कि वह समझदार प्राणी है? भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक करने की सूचना देता था। काजू और बिस्कुट मिल जाने पर पंजे से पकड़कर कुतर कुतर खाता था। लेखिका कहती है कि जब मैं खाने की मेज पर बैठती थी तो गिल्लू थाली के पास आकर बैठ जाता और एक एक चावल मेरी थाली से निकाल कर खाता। गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए कमरे में रखी मेरी जो सुराही थी उस पर लेट जाता और इससे यह मालूम होता था कि गिल्ली जो एक है वह समझदार प्राणी है। अगला हमारा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में एक समृद्ध, संस्कारवान, कुलीन व प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? महादेवी वर्मा का निधन 1987 में हुआ था। अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का निधन कब हुआ था? अमृतलाल नागर का निधन 23 फरवरी 1990 को हुआ था। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर को कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं? अमृतलाल नागर अनेक पुरस्कारों से विभूषित हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, अखिल भारतीय देवसिंह पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन सभी पुरस्कारों से अमृतलाल जी विभूषित हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अमृतलाल नागर ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? अमृतलाल नागर ने इन निम्नलिखित पत्रिकाओं का संपादन किया है, जैसे कि सुनीति, सिनेमा, समाचार, अल्लाह, चकल्लस और नया साहित्य। ये सब पत्रिकाएं अमृतलाल द्वारा संपादित की गई हैं। 30 बरस का हाथी रामविलास शर्मा के रचनाकार कौन थे? 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा अमृतलाल नागर का संस्मरण है। अमृत राय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अमृत राय का जन्म 1921 में कानपुर में हुआ था। अमृत राय के पिता का क्या नाम था? अमृत राय हिंदी के महान उपन्यासकार श्री प्रेमचंद्र के सुपुत्र थे। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। इस रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कलम का सिपाही अमृत राय की अमर रचना है। इस पर साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अमृत राय द्वारा लिखी गई रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए।
अमृत राय द्वारा लिखी गई हैं कस्बे का एक दिन, लाल धरती, सरगम, चतुरंग बीज, जंगल, धुआं, नागफनी का देश। यह सब अमृत राय द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन सी? कस्बे का एक दिन, लाल धरती, सरगम, चतुरंग बीज, जंगल, धुआं, नागफनी का देश। ये सब अमृत राय द्वारा लिखी गई हैं। अमृत राय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अमृत राय ने हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि अमृत राय की भाषा की मुख्य विशेषताएं बताइए। अमृत राय की भाषा प्रभ, विष्णु और हृदयग्राही है। अंग्रेजी और उर्दू के प्रचलित शब्दों से भाषा का प्रवाहमयता बढ़ गई है। अगला प्रश्न हमारा एक फणीश्वरनाथ रेणु साहित्य की किस विधा में चर्चित हैं? आंचलिक कथा साहित्य की विधा में फणीश्वरनाथ रेणु जी चर्चित हैं। अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवतावाद उनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा है अग्निखोर शीर्षक कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किसकी कहानियां ठुमरी धर्म की कही गई हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानियां ठुमरी धर्म की कही गई हैं। हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा अत्यंत सहज, सरल, बोधगम्य तथा प्रभाव उत्पादक होने के साथ साथ अति धारदार है। इसमें विविध प्रकार के विषयों, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों और संबंधों, घटनाओं के यथार्थ वर्णन की अद्भुत क्षमता है। उनकी रचनाओं में प्रसंगानुकूल भाषा के इतने रूप मिलते हैं कि अन्यत्र ऐसी विविधता सुलभ नहीं है। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई के व्यंग्य लेखन प्रश्न देखेंगे। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य लेखन की विशेषताएं लिखिए। उनकी व्यंग्य लेखन में क्या क्या विशेषताएं हैं? हरिशंकर परसाई वास्तव में समकालीन युग के ऐसे प्रतिनिधि व्यंग्यकार हैं जिन्होंने सामाजिक एवं राजनैतिक विसंगतियों का हास्य और व्यंग्य के माध्यम से न केवल प्रतिरोध किया है बल्कि उनका डट कर मुकाबला किया है। उन्होंने अपने व्यंग्य में सामाजिक एवं राजनैतिक जो विसंगतियां हैं उनका हास्य और व्यंग्य के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोध किया है और उनका डट कर मुकाबला किया है। उनके व्यंग्यों में व्यक्ति वर्ग, समाज, सत्ता, सांप्रदायिकता, चापलूसी, नौकरशाही, न्याय व्यवस्था, पूंजीवादी, छल प्रपंच, राष्ट्र सभी कुछ समाहित हो जाता है। अनेक राजनीतिक, सामाजिक, तत्कालिक समस्याओं को परसाई जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से गहराई तक स्पर्श किया हुआ है। अगला प्रश्न है भोलाराम का जीव नामक व्यंग्य के लेखक कौन है? भोलाराम का जीव नामक व्यंग्य के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? भोलाराम का जीव साहित्य, व्यंग्य साहित्य की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है हरिशंकर परसाई के व्यंग्य संग्रहों का नामोल्लेख कीजिए। हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर। यह सब हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य संग्रह हैं। कौन कौन से? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, वैष्णव का फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और विकलांग श्रद्धा का दौर। यह सब उनके व्यंग्य संग्रह हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित उपन्यासों के नाम लिखिए। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई के कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। उनकी कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे। अगला प्रश्न है राहुल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राहुल सांकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ जिले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पंदहा गांव में रविवार 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। अगला प्रश्न है राहुल जी का निधन कब हुआ था? 14 अप्रैल 1963 को, अर्थात 70 वर्ष की अवस्था में स्मृति लोप के कारण महापंडित, महायात्री तथा अभिनव बोधिसत्व राहुल सांकृत्यायन ने महाप्रयाण किया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि राहुल जी घुमक्कड़ थे, स्पष्ट करें। राहुल 20वीं सदी के महान घुमक्कड़ थे। उनका अधिकांश जीवन घुमक्कड़ी में ही व्यतीत हुआ। इसी घुमक्कड़ी ने उन्हें समस्त कृतित्व को बहुत कुछ प्रभावित किया। अगला प्रश्न है कि राहुल जी 4 सामाजिक उपन्यासों के नाम लिखिए। राहुल जी के 4 कौन कौन से सामाजिक उपन्यास हैं? 22वीं सदी, जीने के लिए, भागो नहीं दुनिया को बदलो, राजस्थानी रनिवास। अगला प्रश्न है राहुल जी के 5 ऐतिहासिक उपन्यासों का नाम लिखिए। राहुल जी के 5 ऐतिहासिक उपन्यास जो हैं सिंह सेनापति,
जय यौधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दीवोदास, यह सब राहुल जी की ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर रियासत के मुरैना जिले के शिवपुरी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? मुक्तिबोध का निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है और कामायनी एक पुनर्विचार किस विधा की रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम उनका गजानन माधव मुक्तिबोध है और कामायनी एक पुनर्विचार एक समीक्षा ग्रंथ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मुक्तिबोध ने किस लेखक के संघ की स्थापना की थी? मुक्तिबोध ने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। मुक्तिबोध के आलोचक ग्रंथों के नाम बताइए। मुक्तिबोध के आलोचक ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं उनकी आलोचना ग्रंथों में आती हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की भाषा पर विचार कीजिए। मुक्तिबोध हमेशा साहित्य की मूलभूत समस्याओं से टकराते हैं, अतः उनकी भाषा में चिंतन की छाप है। विषय के अनुसार उसमें सरलता, दुरूहता और प्रवाह है। वैसे प्रायः उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और चित्र विधायनी रही है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध को शैली पर विचार कीजिए। मुक्तिबोध की शैली क्या थी? उनकी शैली, मुक्तिबोध जी की निबंध शैली विचारात्मक एवं विवेचनात्मक है। चिंतन की जटिलता और गूढ़ता उस पर छाई रहती है। वे विचारों के नवनीत बनाकर प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि चिंतन के रास्ते में जैसे मिलते हैं उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उनके उस रूप में उनका यथार्थ ही सामने आता है। यथार्थता रूप से अपने लेखों को वह लिखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर पदम शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर पदम शर्मा कमलेश का जन्म 22 जनवरी सन 1915 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बरीका नगला नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा का निधन कब हुआ था? डॉक्टर पदम सिंह शर्मा का निधन हृदय गति रुक जाने से 5 फरवरी 1974 को हुआ था। डॉक्टर पदम शर्मा का साहित्यिक योगदान बताइए। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा का बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। ये एक सफल कवि, लेखक, निबंधकार होने के साथ साथ साक्षात्कार विधा के जन्मदाता भी हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर पद्म सिंह की शर्मा की भाषा पर प्रकाश डालिए। उनकी भाषा कैसी है? पद्म सिंह शर्मा की भाषा का शिल्पी कहा जाता है। उनकी जो भाषा है उसे शिल्पी कहा जाता है। उनकी भाषा में सरलता, स्पष्टता और व्यवहारिकता है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। उनकी काव्य संग्रह में तू युवक है, दूब के आंसू, धरती पर उतरो, एक युग बीत गया, यह सब उनकी काव्य संग्रह है। तथा निबंध संग्रह में साहित्यिक निबंध मणि, साहित्य संदर्भ और दिशाएं आती हैं। खंड काव्य में दिग्विजय आता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कमलेश जी की शैली पर प्रकाश डालिए। कमलेश जी की शैली पर प्रकाश डालिए। उनकी शैली कैसी है? कमलेश जी की शैली अत्यंत आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक है। उनकी शैली में सरसता और रोचकता निरंतर विद्यमान रहती है। शैली में नाटकीयता का भी पुष्ट है। अगला प्रश्न है, मैं इनसे मिला किसकी रचना है? यह कितने भागों में प्रकाशित है? मैं इनसे मिला डॉक्टर पदम सिंह शर्मा साक्षात्कार विधा की रचना है और यह 2 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, जूठन कहानी किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? जूठन कहानी दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जूठन कहानी की मूल संवेदना क्या है? समान की कथित परंपराओं में छिपे दलित उत्पीड़न को वाणी देना ही जूठन की मूल संवेदना है। जूठन किस विधा की रचना है? जूठन आत्मकथा विधा की रचना है। जूठन आत्मकथा के रचनाकार का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? सलाम कहानी संग्रह में 14 कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संग्रह का नाम बताइए। सदियों का संताप उनकी कविता संग्रह का नाम है। सलाम कहानी संग्रह में संग्रहित कहानियों के नाम बताइए। सलाम कहानी में सलाम, सपना, बैल की खाल, भय, कहाँ जाए सतीश, गो हत्या, ग्रहण, विरम की बहू, 25 चौका 150 और अंधड़, जिनावर, कुचक्र, अम्मा, खाना बदोश नाम की 14 कहानियाँ सलाम कहानी संग्रह में उपस्थित है। यह थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य की। ऐसे और क्वेश्चंस की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।